अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम में देखते हैं जहां उमर मल्ला ने शहजादा इस्माइल को उठाया हुआ होता है। हिजर खातून उनसे कहती है, अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए। उमर मल्ला, ये सारी रात बेचैन रहा, मुझे नहीं मालूम कि ये नजर बद से मुतासिर हुआ है या नहीं, लेकिन मैं इसके लिए दुआ करती रही। ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें जब भी मौका मिले थोड़ा सा आराम कर लिया करो। और फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, या रब, इस यतीम को उम्मत का खिदमतगार बना दे, इसके दिल में जहाद की वो मोहब्बत डाल दे जो इसके बाप के दिल में थी, अपने मैदानों का फाते, हमारे दिलों की रोशनी और हमारी कौम के लिए इसे रहनुमा बना। आमीन आमीन। दुआ के बाद वो उसे हिजर को दे देते हैं और फिर उससे कहते हैं, अच्छी तरह से इसका ख्याल रखना, और फिर वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानिब सोना फरोलते हुए गुमश्तकीन काने माँ से कहता है, तुमने मुझे जो हमायत दी है उसकी वापसी ये है। तो काने माँ पूछता है, लेकिन हम बगैर तवज्जो मबरूज किए इसे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? तो गुमश्तकीन कहता है, मंसूबा तैयार है। ये सुनकर काने माँ कहता है, आप नकलो हमल के लिए इसकी खिदमत हासिल करने के लिए सोच रहे हैं? तो गुमश्तकीन कहता है, क्या अब भी इस तरह का बोझ उठाने के लिए गोक बोरू जैसे काबिल भरोसा आदमी हैं? तो कानिमास कहता है, क्या तुमने उस पागल को मारने की कसम खाई थी? मुश्तकीन कहता है, वो कभी भी जान नहीं सकेगा। इसी लम्हे उमर मल्ला वहाँ पे आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर गुमश्तकीन पूछता है, मोहतरम उमर मल्ला, आप महल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको उस हुक्म की इतला नहीं थी जो मैंने अस्फहानी को दी थी? आपको अंदर किसने आने दिया? ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, ये करने वाले खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैं। वो ही हैं जिन्होंने हमारे लिए बगैर दरवाजों के ये आलीशान महल बनाया था। मैं भी महल के लोगों को अलविदा कहना चाहता था। उस वक्त मैं आपको जाती तौर पर मुबारकबाद देना चाहता था। आपकी मुदत मुबारक हो। तो गुमश्तकीन कहता है, मेरे ख्याल में ये मुबारकबाद आपके दिए गए हुक्म के पेशे नजर मुखलसाना नहीं है। तो उमर मल्ला कहते हैं, तुम्हारी नेकी मेरी नजर में सुल्तान इस्माइल की परवरिश है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जारी रखेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मिरास पर उन जैसा नायब होना चाहिए। तो गुमश्तकीन कहता है, हम बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पहला फरीजा नेकी और हैरात की मोहब्बत में अपने मरहूम सुल्तान के काम को जारी रखना है। हम जब रास्ते में थे तो हमने सुना कि मुसलमानों के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया जा रहा है। हम ये सुना जरूरतमंद मुसलमानों के गांव में तकसीम करने के लिए भेजेंगे ये सोना। ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, ये बहुत अच्छा ख्याल है। अल्लाह इस अजीम मुमलिकत पर जवाल न लाए जो मुसलमानों का सहारा है। ये कहते साथ ही उमर मल्ला चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुमश्तकीन गुस्से से कहता है, मैं शाम में इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानिमास पूछता है, इस मंसूबे के बारे में कोई मसला तो नहीं होगा? गुमश्तकीन कहता है, फिक्र न करो, अपने आदमियों को गोक बोरू को लाने का हुक्म दो और इला से आने वाले मुसलमानों का पुरतकबाल इस्तकबाल करो। मैं जरूरी हुक्म लिखूंगा। दूसरी जानिब कायरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, दुश्मन को देखें जिनसे हम एक सदी से लड़ते हुए आ रहे हैं, उसे जाने और याद रखें। वो इतना घटिया है कि उसने हकीम लतीफ को मार डाला जिसे हमने उसकी देखभाल पर ममूर किया था। उन्हें अपने बादशाह की जान की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने बादशाह का फौरन हाथ लिखो, उसे कहो कि मैं उससे रूबरू मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ और ये किसने किया, मुझे सब मालूम होना चाहिए फाजल। ये सुनते साथ ही काजी फाजल चले जाते हैं। बोरू कहता है, भड़काने वाले मालूम हैं, कातल या तो मल्लिका या शेटिलियून है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, या फिर दोनों। जब मैं बादशाह से बात करूंगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बोरू कहता है, बच्चा अभी छोटा है, क्या हम उसे जान सकेंगे? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खैर खुशबू बिल आखिर अपने मालिक को जाहिर करती है। बोरो दूसरी जानिब काराकोश मंजनीके बनाने में मसरूफ होता है और अपने साथियों को तेजी के साथ काम करने की हिदायत देता है। इसी लम्हे अलीसा अपने सिपाहियों के साथ वहां पे आता है और कहता है, जो कुछ चाहिए बोलो, हम ला कर देंगे। तो काराकोश कहता है, मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ पर लिखी गई है। मैं सबसे पहले मजबूत लकड़ी चाहता हूँ और फिर मुझे मजबूत रस्सियाँ चाहिए
और फिर हमें कीलों के लिए लोहे की जाली, सलाहों और फलाद की जोड़ियों और अंगूठियों की जरूरत होगी। और मजीद ये कि माइल्स उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या तुम्हारी दरख्वास्तें कुछ ज्यादा नहीं हैं? तो जवाबन काराकोश कहता है, अगर आप फराहम नहीं कर सकते तो बता दें। अलीसा एकदम से कहता है, हम करेंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। काराकोश कहता है, अभी वक्त है, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इस लम्हे ज़ुमुर्द मशरूब लेकर वहाँ पे आती है। मशरूब लेते साथ ही काराकोश उसे देखने लग जाता है। शाम में कारातेगन हिजर के पास आता है और उसे काम करता हुआ देखकर कहता है, हिजर खातून, आप ये क्या कर रही हैं? आप कपड़े धो रही हैं? रुको, गुमुश्तकीन को भी कुछ धोने दो। ऐशो इशरत के साथ नायब बनना काफी नहीं है, उसे कपड़े का थोड़ा ख्याल करने दो। हिजर मुस्कुराती है तो वो कहता है, आप हंस रही हैं, हमेशा हंसती रहें, क्या वजह है? क्या आप हमेशा उदास रहती हैं? तो हिजर खड़े होकर कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। हम उसे उसकी माँ के पास नहीं रख सकते क्योंकि वो बीमार है। हम उसे उसके बाबा के पास ले जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन ये रास्ते में ही यतीम हो गया। उसे विरासत में जंगी खानदान की मिरास मिली है, लेकिन ये नहीं जानता। तो कारतेगन कहता है, फिक्र मत करो, देखो इसके पास इसका एक चचा है। हमने उन मक्खियों को भगा दिया जो उसके मालो असबाब के गिर्द घूम रही थी। अब सब खत्म हो गया। इस लम्हे अलबेज वहां पे आता है और कहता है, चचा दरवेश ने आपको बुलाया है, ये जरूरी है। दूसरी जानिब गुमुश्तकीन गोग बोरू और काने माँ से कहता है, इलाका कमांडार आसपास के गांव में मुसलमानों पर हमले कर रहा है। तो गोग बोरू कहता है, ये जलील इंसान की फितरत है कि वो सिर्फ कमजोर और मजलूमों पर एहतियार रखता है, जबकि ताकतवर के सामने वो खामोश हो जाता है। जब मैं वहां से निकला तो मुझे वहीं पर उसका सर कलम कर देना चाहिए था। गुमुश्तकीन कहता है, इसका भी वक्त आएगा, हम सबसे पहले अपने दीनी भाइयों की मदद करेंगे। कानिमास कहता है, अमीर गुमुश्तकीन मुसलमानों को सोने की एक बड़ी मिकदार भेजना चाहते हैं। तो गोकबोर पूछता है, ये कैसे होगा? तो गुमुश्तकीन उसके पास आते हुए कहता है, तुम जानते हो कि ये रास्ता खतरनाक है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है। वहाँ के लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, क्या तुम्हें यह फरीज़ा कबूल है? तो गोकबोरू कहता है, मैं इस तरह के फरीज़े से कैसे इनकार कर सकता हूँ, मुझे कबूल है। तो कानिमास कहता है, दाती सोने को लेने के लिए करीबी सराय में आपका इंतजार करेंगे। तो गोकबोर कहता है, जैसे ही मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल करूंगा, अल्लाह के हुक्म से रवाना हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उसके चले जाने के बाद कानिमास कहता है, ऐसा लगता है कि ये हमारे तवक्को से कहीं ज्यादा आसान होगा। दूसरी जानिब कारातेगन जल्दी के साथ उमर मलक के पास आता है। तो उमर मल्ला उससे कहते हैं, कायरा में फौरी तौर पर खबर भेजो कारातेगन, ये मालूम लोग रियासत के खजाने को खाली कर रहे हैं। तो कारातेगन कहता है, रुके, पुरस्कून हो जाएं और मुझे समझाएं कैसे। तो उमर मल्ला कहते हैं, मैं जब महल पहुंचा तो वो बातें कर रहे थे, मुसलमानों के पास बड़ी मिकदार में सोना भेजने जिन पर कमांडार की जानिब से जुल्म हो रहा है, लेकिन ये झूठ है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो हम सबसे पहले जानते, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से तलबा भेजे हैं और वो मुझे सब इलाके के हालात के बारे में बाकायदगी से बताते रहते हैं। उन्होंने एक मौका पर गुमुश्तकीन से मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसे बुरी तरह से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर कारातेगन कहता है, लानत हो उस गुमुश्तकीन पर, आप फिक्र ना करो, मैं सलाहुद्दीन को फौरी तौर पर खबर भेजता हूँ चचा। ये कहते साथ ही कारातेगन चला जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में बाल्डवन मारिया से पूछता है, क्या बादशाह बनने के लिए अपने प्यारों को तकलीफ देना जरूरी है? क्या उस नन्हे बादशाह ने भी ऐसे किया था? तो मारिया कहती है, एक अच्छा बादशाह होने के लिए पहली शर्त ये है कि जो जरूरी हो वो किया जाए। आपने भी शहजादी सबीला के साथ बात करते हुए वही किया जो जरूरी था। इस लम्हे मुलाजमा एक खत लेकर वहां पे आती है और कहती है, बादशाह मोहतरम, ये सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से है। मारिया हाथ को खोल कर पढ़ती है और फिर बाल्डवन से कहती है, सलाहुद्दीन आपसे मिलना चाहते हैं, हकीम लतीफ़ के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में। तो बाल्डवन कहता है, मैं उससे मिलूंगा। तो मारिया कहती है, लेकिन ये मुलाकात आपके लिए बुरी हो सकती है, अगर आप चाहें। तो बाल्डवन उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन से मिलना चाहता हूँ। कर्क में सायरा मिला से कहती है, सलाहुद्दीन और बोरो वो दोनों खुशकिस्मत हैं कि वो इला किले से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। तो मिला कहती है, ये सिर्फ उनकी किस्मत थी, मुझे यकीन नहीं है। तो सायरा कहती है, क्या कहना चाहती हो? तो मिला कहती है, बोरो किले में तुम्हारा कैदी था,
वहां तुम्हें उसे मारना बहुत ही आसान था, लेकिन तुमने। तो सायरा कहती है, सुल्तान सलाहुद्दीन इला में आपके सामने थे, उन्हें भी वहां मारना मुश्किल नहीं था। तो मिला कहती है, इंतकाम से ज्यादा, हत्ता कि दुनिया के तमाम एहसास से ज्यादा ताकतवर एक चीज है। यूं समझो कि हर चीज से ज्यादा ताकतवर वो एहसास है। क्या ऐसा नहीं है सायरा? मुझे डर है कि ये एहसास हम सब का खात्मा कर देगा। दूसरी जानिब कुद्स में शैटिलियन आगे बढ़ते हुए लॉर्ड गए से कहता है, अब आगे क्या फरीजा है लॉर्ड गए? अच्छा मैं भूल गया था, हमें इसके लिए मल्लिका मारिया से मिलना चाहिए, है ना लॉर्ड गए? तो लॉर्ड गए कहता है, हद में रहो शैटिलियन। तो शैटिलियन कहता है, मुझ पर गुस्सा ना करो, हद पार करने वाली मल्लिका मारिया है जिसने तुम्हें गुलाम बना लिया है। तो शैटिलियन उससे पूछता है, तुम्हारे जहन में क्या है? तो जवाबन लॉर्ड गए कहता है, मेरे जहन में अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि शहजादी सबीला को तसल्ली देना, क्योंकि हाल ही में होने वाली चीज़ों ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होगी। ये सुनते साथ ही शैटिलियन मुस्कुरा देता है। दूसरी जानिब कैर्क में सायरा सायरा कहती है, ये समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, खास तौर पर शाम से ताज़ा तरीन खबरें सुनने के बाद। मिला पूछती है, क्या हुआ है? तो सायरा कहती है, बोरू का दोस्त इला किले में कैद किया जाने वाला गोक बोरू वो शाम गया, तख्त की वकालत के लिए अपनी राय गुमुश्तकीन के हक में देकर उसे नायब बनाने में मदद की। ये सुनकर मिला कहती है, तो उसका मतलब है कि गोक बोरू को किले से निकालने वाला गुमुश्तकीन है। तो सायरा कहती है, गुमुश्तकीन ने बड़ी चाल चलकर गोक बोरू को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर दिया। हमें ये जानने की जरूरत है कि इस आदमी को ये ताकत कहाँ से मिल रही है। तो मिला पूछती है, अगर पता चला तो क्या करोगी? जवाबन सायरा कहती है, मैं अपना नामुकम्मल काम पूरा करूंगी। दूसरी जानिब कायरा में वजीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं, तुम्हारे और गोक बोरू के दरमियान नफाक पैदा करने वाला शख्स कौन है? क्या तुम्हें पता चला? तो बोरू कहता है, मैं दिन रात उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन घोड़ों और कुत्तों के कदम आपस में एक हो गए हैं भाई। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने कभी सोचा है कि गोक बोरू को इला से निकलकर कैसे दीवान पहुंचाया? जरा सोचो, फायदा किसका हुआ? बोरो कहता है, आप कहते हैं भाई कि ये गुमुश्तकीन का काम है। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, गोक बोरू के निकलने का सबसे ज्यादा फायदा गुमुश्तकीन को हुआ है ना? तो बोरू पूछता है, फिर उसने इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया? क्या आपके हाल में गुमुश्तकीन सलीबियों के साथ तावन कर रहा है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शायद कर रहा हो, शायद गोक बोरू को वो जाली हाथ उसके हाथों पहुंचा हो। ये सुनकर बोरू कहता है, अगर ऐसा है तो गुमुश्तकीन ने बहुत पहले अपने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया होगा। इस लम्हे काजी फाजिल वहां पे आते हैं और कहते हैं, कारतेगन की तरफ से खबर है, गुमुश्तकीन ने मजलूम मुसलमानों की मदद के बहाने खजाने से बड़ी मिकदार में सोना निकाला है और मुंतकिल करने का फैसला गोक बोरू को सौंप दिया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, उसने फौरन लूट मार शुरू कर दी। तो बोरू कहता है, गोक बोरू जानबूझकर इस जैसी हरकत में मुलव्वस नहीं हो सकता। तो वजीर सलाहुद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं, तख्त उसने गुमुश्तकीन के हवाले कर दिया, उससे बड़ा और क्या हो सकता है? हर हाल में सुल्तान इस्माइल के हक का दिफा हमारी जिम्मेदारी है। तो बोरू कहता है, भाई इजाजत दे, मैं हल कर दूंगा। शायद मुझे गोक बोरू के साथ बात करने का मौका भी मिल जाए, शायद माजी पर छाए गए पर्दे के बादल छट जाएं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुख्तात रहो, गोक बोरू पहले की तरह तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये सुनते साथ ही बोरू वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब सोना फरोलते हुए गुमुश्तकीन कानेमाज से कहता है, तुमने मुझे जो हमायत दी है उसकी वापसी ये है। तो कानेमाज पूछता है, लेकिन हम बगैर तवज्जो मबरूज किए इसे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? तो गुमुश्तकीन कहता है, मंसूबा तैयार है। ये सुनकर कानेमाज कहता है, आप नकलो हमल के लिए इसकी हिदमात हासिल करने के लिए सोच रहे हैं? तो गुमुश्तकीन कहता है, क्या अब भी इस तरह का बोझ उठाने के लिए गोक बोरू जैसे काबिल भरोसा आदमी हैं? तो कानेमाज कहता है, क्या तुमने उस पागल को मारने की कसम खाई थी? मुश्तकीन कहता है, वो कभी भी जान नहीं सकेगा।
इसी लम्हे उमर मल्ला वहाँ पे आते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर गुमुश्तकीन पूछता है, मोहतरम उमर मल्ला, आप महल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको उस हुक्म की इतला नहीं थी जो मैंने अस्फहानी को दी थी? आपको अंदर किसने आने दिया? ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, ये करने वाले खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैं। वो ही हैं जिन्होंने हमारे लिए बगैर दरवाजों के ये आलीशान महल बनाया था। मैं भी महल के लोगों को अलविदा कहना चाहता था। उस वक्त मैं आपको जाती तौर पर मुबारकबाद देना चाहता था। आपकी मुदत मुबारक हो। तो गुमुश्तकीन कहता है, मेरे ख्याल में ये मुबारकबाद आपके दिए गए हुक्म के पेश नजर मुखलसाना नहीं है। तो उमर मल्ला कहते हैं, तुम्हारी नेकी मेरी नजर में सुल्तान इस्माइल की परवरिश है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जारी रखेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मिरास पर उन जैसा नायब होना चाहिए। तो गुमुश्तकीन कहता है, हम बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पहला फरीजा नेकी और हैरात की मोहब्बत में अपने मरहूम सुल्तान के काम को जारी रखना है। हम जब रास्ते में थे तो हमने सुना कि मुसलमानों के साथ गैर मुनसफाना सलूक किया जा रहा है। हम ये सुना जरूरतमंद मुसलमानों के गांव में तकसीम करने के लिए भेजेंगे ये सोना। ये सुनकर उमर मल्ला कहते हैं, ये बहुत अच्छा ख्याल है। अल्लाह इस अजीम मुमलिकत पर जवाल न लाए जो मुसलमानों का सहारा है। ये कहते साथ ही उमर मल्ला चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुमुश्तकीन गुस्से से कहता है, मैं शाम में इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानिमास पूछता है, इस मंसूबे के बारे में कोई मसला तो नहीं होगा? गुमुश्तकीन कहता है, फिक्र न करो, अपने आदमियों को गोकबोरू को लाने का हुक्म दो और इला से आने वाले मुसलमानों का पुरतकबाल इस्तकबाल करो। मैं जरूरी हुक्म लिखूंगा। दूसरी जानिब कायरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों से कहते हैं, दुश्मन को देखें जिनसे हम एक सदी से लड़ते हुए आ रहे हैं। उसे जाने और याद रखें। वो इतना घटिया है कि उसने हकीम लतीफ को मार डाला जिसे हमने उसकी देखभाल पर ममूर किया था। उन्हें अपने बादशाह की जान की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने बादशाह का फौरन हाथ लिखो। उसे कहो कि मैं उससे रूबरू मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ और ये किसने किया, मुझे सब मालूम होना चाहिए फाजल। ये सुनते साथ ही काजी फाजल चले जाते हैं। बोरू कहता है, भड़काने वाले मालूम हैं, कातल या तो मल्लिका या शेटिलियन है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, या फिर दोनों। जब मैं बादशाह से बात करूंगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बोरू कहता है, बच्चा अभी छोटा है, क्या हम उसे जान सकेंगे? तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खैर खुशबू बिल आखिर अपने मालिक को जाहिर करती है बोरो। दूसरी जानिब काराकोश मंजनीके बनाने में मसरूफ होता है और अपने साथियों को तेजी के साथ काम करने की हिदायत देता है। इसी लम्हे अलीसा अपने सिपाहियों के साथ वहां पे आता है और कहता है, जो कुछ चाहिए बोलो, हम ला कर देंगे। तो काराकोश कहता है, मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ पर लिखी गई है। मैं सबसे पहले मजबूत लकड़ी चाहता हूँ और फिर मुझे मजबूत रस्सियाँ चाहिए और फिर हमें कीलों के लिए लोहे की जाली, सलाहों और फलाद की जोड़ियों और अंगूठियों की जरूरत होगी। और मजीद ये कि माइल्स उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या तुम्हारी दरख्वास्तें कुछ ज्यादा नहीं हैं? तो जवाबन काराकोश कहता है, अगर आप फराहम नहीं कर सकते तो बता दें। अलीसा एकदम से कहता है, हम करेंगे लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। काराकोश कहता है, अभी वक्त है, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इस लम्हे ज़मुर्द मशरूब लेकर वहां पे आती है। मशरूब लेते साथ ही काराकोश उसे देखने लग जाता है। शाम में कारातेगन हिजर के पास आता है और उसे काम करता हुआ देखकर कहता है, हिजर खातून, आप ये क्या कर रही हैं? आप कपड़े धो रही हैं? रुको, गुमुश्तकीन को भी कुछ धोने दो। ऐशो इशरत के साथ नायब बनना काफी नहीं है, उसे कपड़े का थोड़ा ख्याल करने दो। हिजर मुस्कुराती है तो वो कहता है, आप हंस रही हैं, हमेशा हंसती रहें, क्या वजह है? क्या आप हमेशा उदास रहती हैं? तो हिजर खड़े होकर कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे उस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। हम उसे उसकी माँ के पास नहीं रख सकते क्योंकि वो बीमार है। हम उसे उसके बाबा के पास ले जाने के लिए रवाना हुए लेकिन ये रास्ते में ही यतीम हो गया। उसे विरासत में जंगी खानदान की मिरास मिली है लेकिन ये नहीं जानता। तो कारातेगन कहता है, फिक्र मत करो, देखो इसके पास इसका एक चचा है। हमने उन मक्खियों को भगा दिया जो उसके मालो असबाब के गिर्द घूम रही थी। अब सब खत्म हो गया। इस लम्हे अलबेज वहां पे आता है और कहता है, चचा दरवेश ने आपको बुलाया है, ये जरूरी है। दूसरी जानिब गुमुश्तकीन गोकबोरू और कानेमा से कहता है, इलाका कमांडर आसपास के गांव में मुसलमानों पर हमले कर रहा है,
تو گوک بورو کہتا ہے یہ ذلیل انسان کی فطرت ہے کہ وہ صرف کمزور اور مظلوموں پر اختیار رکھتا ہے جبکہ طاقتور کے سامنے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے وہیں پر اس کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ گمشتگین کہتا ہے اس کا بھی وقت آئے گا، ہم سب سے پہلے اپنے دینی بھائیوں کی مدد کریں گے۔ کانیماس کہتا ہے امیر گمشتگین مسلمانوں کو سونے کی ایک بڑی مقدار بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو گوکبورو پوچھتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو گمشتگین اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ یہ راستہ خطرناک ہے، مجھے تمہارے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، کیا تمہیں یہ فریضہ قبول ہے؟ تو گوکبورو کہتا ہے میں اس طرح کے فریضے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں، مجھے قبول ہے۔ تو کانیماس کہتا ہے داتی سونے کو لینے کے لیے قریبی سرائے میں آپ کا انتظار کریں گے۔ تو گوکبورو کہتا ہے جیسے ہی میں اپنی تیاریاں مکمل کروں گا اللہ کے حکم سے روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد کانیماس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے توقع سے کہیں زیادہ آسان ہوگا۔ دوسری جانب کارا تیگن جلدی کے ساتھ عمر ملک کے پاس آتا ہے تو عمر ملا اس سے کہتے ہیں قاہرہ میں فوری طور پر خبر بھیجو کارا تیگن، یہ معلوم لوگ ریاست کے خزانے کو خالی کر رہے ہیں۔ تو کارا تیگن کہتا ہے رکیں پرسکون ہو جائیں اور مجھے سمجھائیں کیسے؟ تو عمر ملا کہتے ہیں میں جب محل پہنچا تو وہ باتیں کر رہے تھے مسلمانوں کے پاس بڑی مقدار میں سونا بھیجنے جن پر کماندار کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو ہم سب سے پہلے جانتے، کیونکہ میں نے وہاں بہت سے طلبہ بھیجے ہیں اور وہ مجھے سب علاقے کے حالات کے بارے میں باقاعدگی سے بتاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر گمشتگین سے مدد مانگی تھی لیکن اس نے اسے بری طرح سے باہر نکال دیا۔ یہ سن کر کارا تیگن کہتا ہے لعنت ہو اس گمشتگین پر، آپ فکر نہ کرو، میں صلاح الدین کو فوری طور پر خبر بھیجتا ہوں چچا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کارا تیگن چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب قدس میں بالڈون ماریا سے پوچھتا ہے کیا بادشاہ بننے کے لیے اپنے پیاروں کو تکلیف دینا ضروری ہے؟ کیا اس ننھے بادشاہ نے بھی ایسے کیا تھا؟ تو ماریا کہتی ہے ایک اچھا بادشاہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ضروری ہو وہ کیا جائے۔ آپ نے بھی شہزادی سبیلا کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہی کیا جو ضروری تھا۔ اس لمحے ملازمہ ایک خط لے کر وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ محترم یہ صلاح الدین ایوبی کی طرف سے ہے۔ ماریا ہاتھ کو کھول کر پڑھتی ہے اور پھر بالڈون سے کہتی ہے صلاح الدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، حکیم لطیف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں۔ تو بالڈون کہتا ہے میں اس سے ملوں گا۔ تو ماریا کہتی ہے لیکن یہ ملاقات آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں۔ تو بالڈون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے میں سلطان صلاح الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ کرک میں سائرہ میلا سے کہتی ہے صلاح الدین اور بورو وہ دونوں خوش قسمت ہیں کہ وہ الہ قلعے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو میلا کہتی ہے یہ صرف ان کی قسمت تھی، مجھے یقین نہیں ہے۔ تو سائرہ کہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو میلا کہتی ہے بورو قلعے میں تمہارا قیدی تھا، وہاں تمہیں اسے مارنا بہت ہی آسان تھا لیکن تم نے۔ تو سائرہ کہتی ہے سلطان صلاح الدین الہ میں آپ کے سامنے تھے، انہیں بھی وہاں مارنا مشکل نہیں تھا۔ تو میلا کہتی ہے انتقام سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام احساسات سے زیادہ طاقتور ایک چیز ہے، یوں سمجھو کہ ہر چیز سے زیادہ طاقتور وہ احساس ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے سائرہ؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ احساس ہم سب کا خاتمہ کر دے گا۔ دوسری جانب قدس میں شیٹیلیون آگے بڑھتے ہوئے لارڈ گائے سے کہتا ہے اب آگے کیا فریضہ ہے لارڈ گائے؟ اچھا میں بھول گیا تھا، ہمیں اس کے لیے ملکہ ماریا سے ملنا چاہیے ہے نا لارڈ گائے؟ تو لارڈ گائے کہتا ہے حد میں رہو شیٹیلیون۔ تو شیٹیلیون کہتا ہے مجھ پر غصہ نہ کرو، حد پار کرنے والی ملکہ ماریا ہے جس نے تمہیں غلام بنا لیا ہے۔ تو شیٹیلیون اس سے پوچھتا ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تو جواباً لارڈ گائے کہتا ہے میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ شہزادی سبیلا کو تسلی دینا، کیونکہ حال ہی میں ہونے والی چیزوں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی شیٹیلیون مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب کیرک میں سائرہ کہتی ہے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر شام سے تازہ ترین خبریں سننے کے بعد ملا پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے بورو کا دوست الہ قلعے میں قید کیا جانے والا گوک بورو وہ شام گیا تخت کی وکالت کے لیے اپنی رائے گمشتگین کے حق میں دے کر اسے نائب بنانے میں مدد کی۔ یہ سن کر ملا کہتی ہے
तो उसका मतलब है कि गोक बोरू को किले से निकालने वाला गुमुश्तकीन है। तो सायरा कहती है गुमुश्तकीन ने बड़ी चाल चलकर गोक बोरू को सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ा कर दिया। हमें ये जानने की जरूरत है कि इस आदमी को ये ताकत कहाँ से मिल रही है। तो मिला पूछती है अगर पता चला तो क्या करोगी। जवाबन सायरा कहती है मैं अपना नामुकम्मल काम पूरा करूंगी। दूसरी जानिब कायरा में वजीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं तुम्हारे और गोक बोरू के दरमियान नफाक पैदा करने वाला शख्स कौन है, क्या तुम्हें पता चला। तो बोरू कहता है मैं दिन रात उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन घोड़ों और कुत्तों के कदम आपस में एक हो गए हैं भाई। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं तुमने कभी सोचा है कि गोक बोरू को इला से निकलकर कैसे दीवान पहुंचाया, जरा सोचो फायदा किसका हुआ। बोरो कहता है आप कहते हैं भाई कि ये गुमुश्तकीन का काम है। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं गोक बोरू के निकलने का सबसे ज्यादा फायदा गुमुश्तकीन को हुआ है ना। तो बोरू पूछता है फिर उसने इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया, क्या आपके हाल में गुमुश्तकीन सलीबियों के साथ तावन कर रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं शायद कर रहा हो, शायद गोक बोरू को वो जाली हाथ उसके हाथों पहुंचा हो। ये सुनकर बोरू कहता है अगर ऐसा है तो गुमुश्तकीन ने बहुत पहले अपने इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया होगा। इस लम्हे काजी फाजिल वहां पे आते हैं और कहते हैं कारतेगन की तरफ से खबर है गुमुश्तकीन ने मजलूम मुसलमानों की मदद के बहाने खजाने से बड़ी मिकदार में सोना निकाला है और मुंतकिल करने का फैसला गोक बोरू को सौंप दिया है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं उसने फौरन लूट मार शुरू कर दी। तो बोरू कहता है गोक बोरू जानबूझकर इस जैसी हरकत में मुलव्वस नहीं हो सकता। तो वजीर सलाहुद्दीन चिल्लाते हुए कहते हैं तख्त उसने गुमुश्तकीन के हवाले कर दिया, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। हर हाल में सुल्तान इस्माइल के हक का दिफा हमारी जिम्मेदारी है। तो बोरू कहता है भाई इजाजत दे मैं हल कर दूंगा, शायद मुझे गोक बोरू के साथ बात करने का मौका भी मिल जाए, शायद माजी पर छाए गए पर्दे के बादल छट जाएं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मुख्तात रहो, गोक बोरू पहले की तरह तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये सुनते साथ ही बोरू वहां से चला जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।